मित्रों, आप सभी लोगों का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विगत दिवस में हम लोग स्त्रियाम इस सूत्र से संदर्भित चर्चा कर चुके हैं। स्त्रियाम सूत्र की पूर्व भूमिका, जैसे स्त्रियाम इस सूत्र में कितने पद हैं, किन किन सूत्रों का अधिकार है, किन सूत्रों से किस पद की अनुवृत्ति आती है, इत्यादि विषयीभूत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज स्त्री प्रत्यय प्रकरण के द्वितीय सूत्र अजाद्यतः टाप के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि सिद्धांत कौमुदी के अध्येताओं को चाहिए, जानना भी चाहिए और हम लोग चर्चा भी करेंगे कि जब कोई सूत्र उनके सामने आए तो उस सूत्र में विद्यमान पद, पदों में विभक्ति, समास, संधि, अनुवृत्ति, परिभाषाओं की उपस्थिति, सूत्रार्थ, सूत्र का उदाहरण, सूत्र का पदकृत्य, प्रत्युदाहरण, बाध्यबाधकता, सूत्र के प्रयोजन आदि के विषय में चिंतन करें और निश्चित रूप से करना भी चाहिए। इस सूत्र में कितने पद हैं, उन सूत्रों में जो पद हैं, उन पदों में कौन सी विभक्ति है, इस सूत्र में कोई समास तो नहीं है, यदि है तो कौन सा समास है, सूत्रों के शब्दों में संधि है तो कौन सी संधि है, इस सूत्र में पूर्व सूत्रों से किन पदों की अनुवृत्ति आती है, अनुवृत्त होने वाले पदों को यथावत रखना चाहिए या लिंग विपरिणाम या विभक्ति विपरिणाम या वचन विपरिणाम करना चाहिए। विपरिणाम अर्थात बदलना, सामान्य भाषा में कह ले तो इसके सूत्रार्थ में किन किन परिभाषाओं की उपस्थिति है, इस सूत्र में विद्यमान पद और अनुवृत्त अर्थात अनुवृत्ति में आए हुए पदों को मिलाकर सूत्र का पूर्ण अर्थ क्या बनता है, इस सूत्र के उद्देश्य, विधेय और निमित्त क्या है, इस सूत्र का प्रमुख उदाहरण क्या है और अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, इस सूत्र के प्रत्येक पदों का पदकृत्य, जिसके बिना काम न चल सके ऐसे पदों का कार्य क्या है, यह सूत्र किसका बाधक है और किससे बाध्य है, इन सब विषयों को लेकर के हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आज चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण का द्वितीय सूत्र है अजाद्यतः टाप, अर्थात इस सूत्र में दो पद हैं, अजाद्यतः टाप। तो अज आदिर येषां ते अजादयः, अजादयश्च अच्च तेषां समाहारः अजाद्यत, यह प्रथमांत पद बना और तस्य अजाद्यतः षष्ठी विभक्ति का निर्देश कर रहे हैं ग्रंथकार। अजाद्यतः यह षष्ठ्यंत प्रातिपदिक है, टाप यह प्रथमांत प्रातिपदिक है, अर्थात द्विपदात्मक यह सूत्र है। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आती है और प्रत्ययः परस्य का अधिकार आता है, और इधर स्त्रियाम सूत्र का तो अधिकार है ही। तब इसका अर्थ बनता है अजादिगण पढ़े गए जो शब्द, अजादिगण में पढ़े गए जो शब्द अथवा ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप प्रत्यय होता है, अर्थात अजादिगण जो पठित शब्द है वो ह्रस्व अकारांत है। प्रायः जो अकारांत प्रातिपदिक है उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में अगर टाप प्रत्यय करना हो, स्त्रीत्व की विवक्षा में यदि टाप प्रत्यय करना हो तो इस सूत्र के द्वारा
निष्पन्न होगा, तत्त स्थलों में विभिन्न प्रकार के सूत्रों का उपक्रम उपस्थापित किया गया है आदरणीय महनीय आचार्यों के द्वारा। तो अजाद्यतः यह षष्ठ्यंत पद है। यहाँ वाच्यवाचक संबंध में षष्ठी विभक्ति हुई है। यह पद प्रातिपदिकात का विशेषण है। जो ज्ञा प्रातिपदिकात, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिकात पंचम्यंत यह पद पूरा का पूरा आया हुआ है। यह अजाद्यतः का विशेषण है। विभक्ति परिणाम के द्वारा इसे षष्ठ्यंत प्रातिपदिकस्य बना लिया गया है। विशेषण से तदंत विधि हुआ करती है। तब अजाद्यतः पद के एक अंश अत से तदंत विधि होकर के अदंत बन जाता है। यहाँ अत में तदंत विधि करने में समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेः प्रतिषेधो वक्तव्यः, इस वार्तिक से निषेध नहीं हो पाता है, क्योंकि उक्त वार्तिक का निषेधक वार्तिक है। इसका भी एक निषेधक वार्तिक है, उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, अर्थात उगित ग्रहण और वर्ण ग्रहण में तदंत विधि का निषेध नहीं होता। तो अजादि शब्दों में भी प्रातिपदिकात विशेष होने के कारण तदंत विधि होती है। अतः अज आदि शब्द अंत में होने वाले शब्दों से टाप हो जाता है। यद्यपि अजादि में तदंत विधि का प्रतिषेध होना चाहिए, समास प्रतिषेध विधौ प्रतिषेधः, इस नियम से, तथापि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति, इस नियम से तथापि आगे वक्ष्यमाण शूद्राचा महत् पूर्वा जाति ही वार्तिक में महत् पूर्व शूद्र शब्द में जाति लक्षण गीस का निषेध किए जाने से यह ज्ञापित होता है कि स्त्रीलिंग में तदंत विधि होती है। यदि तदंत विधि ना होती तो शूद्र शब्द से प्राप्त गीस महाशूद्र शब्द से स्वतः प्राप्त न होता, फलतः निषेध ही व्यर्थ हो जाता। अतः उक्त वार्तिक से यह ज्ञापित होता है कि स्त्रीलिंग में तदंत विधि हुआ करती है, अर्थात उक्त दोनों निषेध यहाँ प्रवृत्त होते हैं। यत् वाच्यम स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये, अजादि और अदंत प्रातिपदिक के वाच्य अर्थात अर्थ के रूप में स्त्रीत्व के द्योतन होने पर ही टाप प्रत्यय होता है, न कि स्त्रीत्व की विवक्षा में, न स्त्रीत्व अर्थ में। स्त्रीत्व के द्योतन होने पर ही टाप प्रत्यय का विधान होता है। सूत्र में अधिकृत स्त्रियाम पद जो अधिकार सूत्र है स्त्रियाम, वह भावार्थक है और उसका अर्थ है स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर। महाभाष्य में भी कहा गया है कि स्त्रियाम यत् प्रातिपदिकम वर्तते तस्मात् टाबादयो भवन्ति स्वार्थे, प्रातिपदिक में स्त्रीत्व पहले से ही है, क्योंकि पंचकम प्रातिपदिकार्थाः, इस पक्ष में लिंग भी प्रातिपदिकार्थ ही है। अतः उसके द्योत्य होने पर स्वार्थ में स्त्रियाम सूत्र के अधिकार में विहित प्रत्यय किए जाते हैं। आजादी गण में आजादी प्रातिपदिकों का साक्षात पाठ नहीं है, अपितु कृत टाप प्रत्यांत अर्थात आजा, एडका आदि शब्दों का पाठ प्राप्त होता है। उन परिगणित टाबंतों से तत्त प्राकृतिक प्रातिपदिकों की प्रक्रिया दशा में स्वयं कल्पना की जाती है। मित्रों, कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो अजा शब्द अजादिगण जो बनाया गया उसमें अज पाठ नहीं है, एडक पाठ नहीं है, बल्कि अजा एडका इस प्रकार से अजादिगण में शब्दों का पाठ है। तो वहां तो टाप प्रत्यय स्वतः हो चुका होता है।
उसी बात को बता रहे हैं कि कृत ताप प्रत्यांत अर्थात अजा, एड़का आदि शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। अब अजा इस प्रातिपदिक की सिद्धि कैसे होगी, आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अजा, अज अर्थात ब्रह्मा भी होता है, और अज अर्थात बकरा, और उसके स्त्रीत्व द्योत कराने के लिए प्रकृत यह अज अजादि गणीय शब्द है। स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर अजाद्यतश टाप से टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो टाप में मित्रों टकार की संज्ञा चुटू से हो जाती है। प्रत्यय के आदि में चकार, प्रत्यय के आदि में चवर्ग की और टवर्ग की इत संज्ञा होती है। तो टाप यह प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में है जो टा, इसकी चुटू इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो गई, और पकार की भी हलंतम के द्वारा इत संज्ञा हो गई, और दोनों का लोप हो गया। तो आ यह केवल बचता है। तो आप लोग ये जान लें, टाप, डाप, चाप इन प्रत्ययों में केवल आकार अवशिष्ट रहता है, और गीप, गीस, गीन इन प्रत्ययों में केवल दीर्घीभूत ईकार अवशिष्ट रहती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब अज यह शब्द था, अजादिगण पठित शब्द है, और टाप प्रत्यय हुआ तो आ अवशिष्ट हुआ, तो अज आ यह स्थिति बनी। इस अवस्था में आपने सूत्र पढ़ा होगा, अकः सवर्णे दीर्घः। अक से सवर्णी अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है। अक है यहाँ पर अजादिगण, अजादिगणीय जो अज शब्द है, और सवर्णी अच पर में है टाप प्रत्ययी भूत दीर्घीभूत आकार। तो इन दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो अजा यह पद निष्पन्न होगा। अब आबंत से सुविभक्ति करके रमा की तरह अजा, अजे, अजाह, अजाम, अजे, अजाह, इस प्रकार से रूप इसके चलेंगे मित्रों। अब यहाँ पर एक आशंका होती है, कहा कि भैया अजादि गण में जो पाठ है शब्दों का, वो अजा, एडका इत्यादि दीर्घीभूत आकार संयुक्त शब्दों का उच्चारण किया गया है। तो जब वहां पहले से ही टाप किया गया है, टाप प्रत्यांत पहले से ही है, तब आपको उन सिद्ध शब्दों को पुनः सिद्ध करने की क्या आवश्यकता हुई, पहली बात। और दूसरी बात, यदि दीर्घ है तो टाप करने की आवश्यकता नहीं, और यदि ह्रस्व है तो कह रहे हैं कि आजादी का जो अज शब्द है, एडक शब्द है, ये भी तो ह्रस्व आकारांत ही थे, एक ह्रस्व आकारांत ही तो थे। तो यहां पर अतश टाप कह देते आप तो बात बन सकती थी, आजाद्यतश टाप कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा आपने क्यों किया? अतश टाप कह करके भाई लाघव भी हो जाता। तो आपने इस प्रकार से न करके अजाद्यतश टाप इस सूत्र को क्यों बनाया, ये आशंका है। इसका समाधान मूलकार स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं आजादी उक्ति ही गीशो गीपस चबाधन आया। ये जो आजादी, जो आजाद, अजा इस प्रातिपदिक को जोड़ा गया, या आजादी गण को जो जोड़ा गया, इसको जोड़ने का कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि गीप और गीस के बाधनाए माने रोकने के लिए। तो कहा भैया किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीप और गीस प्राप्त हो रहा था? तो कहा
एक सूत्र है, जातेर स्त्री विषयादयोपधात, जातेर स्त्री विषयादयोपधात, इस सूत्र से गीस प्राप्त था। पुंयोग होने पर, क्योंकि इसका अज यह पुल्लिंग है और अज यह स्त्रीलिंग है, तो पुंयोग होने से, पुल्लिंग का योग होने से यहाँ पर गीस भी प्राप्त था। और वयसि प्रथमे से प्राप्त गीप, इन तीनों का बाद हो, इसलिए इसमें अजादि गण के शब्दों को भी लिया गया। अगर अजाद्यतष्टाप सूत्र न बना करके अगर अतष्टाप सूत्र बनाते तो निश्चित रूप से इन सूत्र के द्वारा गीप और गीस हो जाता, तो अनिष्ट रूपों की सिद्धि होने लगती। जैसे आपने अभी एक पद की सिद्धि की अजा, तो यहाँ पर अजी पद निष्पन्न होता, गीप और गीस कुछ होता। कहा कोई बात नहीं भैया, इन तीनों का बाद हो गया, क्योंकि अजादिगण पठित शब्दों से जाति विषयक स्त्रीत्व विवक्षा में जातेर स्त्री विषयादयोपधात, इस सूत्र के द्वारा गीस प्राप्त था। पुंयोग होने पर पुंयोगादाख्यम, इस सूत्र से भी गीस प्राप्त था। और वयोवाचक स्त्रीत्व विवक्षा में भी गीप प्राप्त था। तो इन तीनों लक्ष्यों में, इन तीनों स्थलों में टाप ही हो, न कि गीप गीस आदि, इसलिए अकारांत होते हुए भी अजादि पढ़ा गया है। अब कहा कि अजादिगण पठित जो शब्द है उन्हीं से टाप प्रत्यय होगा या अन्य शब्दों से भी संभावित है। अगर ये शब्द अंत में हो, अज शब्द विशेषण और विशेष्य भाव से संबंधित हो, तो क्या टाप प्रत्यय हो जाएगा? तो कहा अजादि भी स्त्रीत्वस्य विशेषणान्नेह, अर्थात उदाहरण दे रहे हैं पंचाजी। दिगोह इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीप प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर पंचाज, पंच अज, अज है ना, तो अजादिगण पठित शब्द तो है अज, तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा पंचाजी न होकर के पंचाजा क्यों नहीं बना, इस विषय पर चर्चा पुनः उपस्थापित कर रहे ग्रंथकार। तो यहाँ पर सूत्र की वृत्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अजादि नाम वाच्यम यदि स्त्रीत्वम, ऐसा कहकर यह निश्चित कर दिया गया है कि अज आदि स्त्रीत्व अर्थ विशेष्य होने पर ही टाप होता है। अगर अज विशेष्य होगा, विशेषणीभूत नहीं होगा, तभी टाप प्रत्यय होगा। इसके विपरीत अजादियों के गौण हो जाने पर, विद्यमान स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर तो टाप नहीं होता है। अतः पंचाजी में अज शब्दांत होने पर भी टाप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पंचानाम अजानाम समाहारः इस विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, इस सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में द्विगु समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा नकार का लोप, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से, और पंच अज यह बना। आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ बनाया, पंचाज शब्द बन गया। अब यहाँ पर भले अजा शब्द मात्र में स्त्रीत्व हो, किंतु पंचाज शब्द में समाहार वाच्य होने से स्त्रीत्व गौण हो गया, अतः टाप नहीं होता, अपितु दिगोह सूत्र से गीप होकर पंचाजी बन जाता है। अर्थात अकारांतोत्तर पदो दिगुस्त्रियाम इष्टः, इस वार्तिक से स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर गीप होता है। अत्र ही
समाहार निष्ठम स्त्रीत्वम, यहाँ पर पंचाज शब्द में समासार्थभूत जो समाहार तन्निष्ठ जो स्त्रीत्व है वो पंचाज शब्द का है, न केवल अज शब्द का। इस प्रकार अजनिष्ठ स्त्रीत्व के गौण होने से टाप नहीं होता है। अब इसके आगे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम कुछ उदाहरणों को सिद्ध करेंगे, इसके बाद आप लोग उसी क्रम में समझते रहें तो ज़्यादा समुचित होगा। अब एक पुनः पद की सिद्धि करते हैं, आगे बताते हैं खट्वा। ये खट्वा, इसका अर्थ होता है खाट या पलंग। खट्यते कांक्षते सर्वैर्या। इस अर्थ में खट कांक्षायाम धातु से आसु प्रुषि लटी कणी खटी विसिभ्या क्वन, इस औणादिक सूत्र के द्वारा क्वन प्रत्यय होता है। ककार की लसक को तद्धिते से संज्ञा, नकार की हलंतम से, तो केवल वकार अवशिष्ट होता है। इसी को हम लोग अत्यंत संक्षेप में कह देते हैं अनुबंध लोप। तो अनुबंध लोप होकर के खट्व यह शब्द बनता है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद अजादिगणीय शब्द मानकर स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर अजाद्यतश टाप से टाप प्रत्यय, अनुबंध लोप, खट्व आ बना, सवर्ण दीर्घ करके खट्वा शब्द बना। अब आबंत से पुनः स्वादिकार संपादित करने के बाद रमा की तरह या अजा की तरह, अभी जो हम लोगों ने अजा अजे अजाह पढ़ा, उसी प्रकार से खट्वा, खट्वे, खट्वाह, इस प्रकार के रूप सिद्ध होते हैं। एडका, ये भी एडक अजादि गणीय शब्द है। स्त्रीत्व अर्थ के द्योत्य होने पर अजाद्यतश टाप से टाप प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, एडक आ होगा, सवर्ण दीर्घ होगा, तो एड का यह पद निष्पन्न होगा। इसके भी रूप रमा की तरह चलेंगे। एडका माने होता है मादा भेड़। जो भेड़ होती है उनमें जो स्त्रीलिंग भेड़ होती है उसको एडका कहते हैं। अश्वा, यह अश्वा अर्थात घोड़ी। यहाँ पर अश्नुते व्याप्नोति, इस अर्थ में अशुभ व्याप्त धातु से आसु प्रुषि लटी कणी खटी विशिभ्या क्वन, इस औणादिक सूत्र के द्वारा क्वन प्रत्यय होता है, अनुबंध लोप हो जाता है, अश्व शब्द बनता है। अजादिगण मानकर स्त्रीत्व में अजाद्यता टाप से टाप प्रत्यय करके अश्व आ, सवर्ण दीर्घ तो अश्वा, और रमा की तरह इसके भी रूप चलेंगे, अश्वा अश्वे अश्वाह। चटका, तो यहाँ पर चट भेदने धातु से संज्ञा अर्थ में बुन शिल्पी संज्ञयोः अपूर्वस्यापि, इस उणादि सूत्र के द्वारा बुन प्रत्यय होता है, अर्थात ककार हल, वकार, ह्रस्व उकार और नकार हल, तो इस प्रकार से बुन प्रत्यय होता है। तो अनुबंध लोप होकर के वो को अकादेश हो जाता है यू और नाकु सूत्र के द्वारा, तो चटक शब्द बन जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा अजाद्यता टाप से टाप, सवर्ण दीर्घ, तो अजा अजे अजाह की भांति चटका चटके चटकाह। चटका माने चिड़िया होती है। मूषिका, इसका अर्थ चूहिया होता है। तो मुष्णाति, इस अर्थ में मुस स्ते धातु से ड़बुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा ड़बुल प्रत्यय करके उसके स्थान पर युवर नाकौ इस सूत्र के द्वारा अक होता है, तो मूसक शब्द बनता है। यह अजादिगणीय शब्द है, अतः स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप सवर्ण दीर्घ होकर मूसका पर बन जाता है। अब प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः, शकार से परे अकार के स्थान पर इकार आदेश होकर मूसिका शब्द बनने पर स्वादिकार से मूसिका, मूसिके, मूसिका आदि रूप सिद्ध होते हैं। आगे बाला, वत्सा,
होड़ा, मंदा, बिलाता, ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके पूर्व में ये मूसिका यहाँ पर या अजा, एडका, अश्वा, चटका, इन समस्त निष्पन्न प्रातिपदिकों से, जो स्त्री प्रत्यंत निष्पन्न प्रातिपदिक है, इनमें या इन शब्दों से जातेर स्त्री विषयादयोपधात, इस सूत्र से जाति को मानकर होने वाला गीस प्रत्यय प्राप्त था, क्योंकि उक्त सभी शब्द जातिवाचक है। अजा, अजत्व, अजात्व जाति, एडका, एडकात्व जाति, अश्वा, अश्वात्व जाति, चटका तो चटकात्व जाति है, मूसिका में मूसिकात्व जाति है। तो जातित्वात् जहाँ पर गीस प्रत्यय प्राप्त था, क्योंकि उक्त सभी शब्द जातिवाचक है। अतः उस गीस को बांधने के लिए शब्दों का अजादिगण में डालकर टाप करना ही उचित था। बालका, बाला, इसका अर्थ होता है लड़का या लड़की। बल्यते, बलते वा, इस अर्थ में बल संचलने धातु से हलश्च सूत्र से घई प्रत्यय अथवा ज्वलिति कसंते भ्यो णः, इस सूत्र से ण प्रत्यय होकर उपदा वृद्धि से बाल शब्द बनता है। स्त्रीत्व में अजादिगणीय मानकर टाप आदि होकर बाला शब्द सिद्ध होता है। स्वादि कार्य तो होता ही है, तो बाला बाले बालाह, बालाम बाले बालाह, इस प्रकार से रूप चलते हैं। वत्सा, वत्सा अर्थात शिशु या पुत्र, या जिसको हम लोग गांव में बछिया या बछड़ी इत्यादि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, तो बछड़ी या बछिया जो भी कहते हैं वही इसका अर्थ है। तो वदति अर्थ में वदव्यक्तायाम वाचि धातु से व्री, त्रि, वदिहनिक, पुनः एक बार देखते हैं। ब्री, त्रि, वदिह, निकमिकसिभ्यः शः, इस उणादि सूत्र के द्वारा सा प्रत्यय होने पर धातु के तकार को खरिचा से चर्त होकर वत्स शब्द बना। और प्रातिपदिक संज्ञा स्त्रीत्व में प्रकृत सूत्र से टाप, प्रकृत सूत्र अर्थात अजादितः टाप। अब हम लोग कई बार टाप प्रत्यय कर चुके हैं, तो बार बार बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद स्त्रीत्व में प्रकृत सूत्र से टाप प्रत्यय होने के बाद वत्सा शब्द बनता है। तो पुनः रमा की भांति वत्सा, वत्से, वत्साह, वत्साम, वत्से, वत्साह, ये रूप सिद्ध होते हैं। होढ़ा, ये कुमारी शब्द है। होढ़ शब्द से टाप आदि होता है। मंदा, इसका भी अर्थ कुमारी होता है। मंदते स्वपिति, इस अर्थ में मदि, स्तुति, मोद, मद, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इन अर्थों की संवाहिका या इन अर्थों वाला जो धातु है, उस धातु के माध्यम से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय होकर के मंद शब्द बनता है। स्त्रीत्व द्योत्य होने पर प्रकृत सूत्र से टाप आदि होकर मंदा, मंदे, मंदा आदि रूप बनते हैं। बिलाता, इसका भी अर्थ कुमारी होता है। बिलात शब्द से टाप आदि। एषु वयसि प्रथमे इति गीत प्राप्तः, इनमें कुमारी ये प्रथमावस्था है, तो प्रथमावस्था होने के कारण वयसि प्रथमे इस सूत्र के द्वारा गीप प्राप्त था। उसको बांधने के लिए बाला आदि शब्दों का पाठ अजादिगण में किया गया है। अगर अजादिगण में इनका पाठ न होता तो इन जो है बाला न बन करके बाली, बिलाता न बन के बिलाती, इस प्रकार के अनिष्ट प्रातिपदिक निष्पन्न होते। इसलिए यहाँ पर अजादिगण में बाला, बिलाता इत्यादि कुमारी वाचक शब्दों का पाठ किया गया। अब आगे पुनः एक वार्तिक उपस्थापित करते हैं। संभस्त्राजिन सणपिंडेभ्यः फलात्, यह वार्तिक सूत्र है। तो वार्तिक का अर्थ है शम, भस्त्र, अजिन, क्षण और पिंड शब्दों से पर में विद्यमान
फल शब्द से टाप प्रत्यय होता है। यह वार्तिक पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च, यह सूत्र है। इस सूत्र का क्या है? अपवाद है। आगे ये सूत्र आएगा तो हम लोग वहीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उदाहरण दे रहे हैं समफला, तो समृद्ध फल वाली लता उसको समफला कहते हैं। तो मित्रों, समृद्धानि फलानि यस्याह, इस लौकिक विग्रह में सम शब्द का फल शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने पर समफल शब्द बना है। उक्त सूत्र को बाधकर संभस्त्राजिन सणपिंडेभ्यः फलात्, अर्थात ये पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय प्राप्त था। ये गीस विधायक सूत्र है। तो यहाँ पर गीस प्राप्त था, उसको बाध करके संभस्त्राजिन सणपिंडेभ्यः फलात्, अगर सम उपसर्ग सम भस्त्र अजिन षण पिंड इनसे पर में अगर फल शब्द हो तो उनसे टाप ही होता है। तो टाप हो जाएगा आजाद्यतः टाप से। तो भैया सवर्ण दीर्घ इत्यादि करने के बाद समफला भस्त्र फला, तो यहाँ पर भी भस्त्र फला माने भांति। भांति क्या होता है? ये औषधि विशेष है। तो भस्त्रा इव फलानि यस्याह, इस लौकिक विग्रह में भस्त्रा शब्द का फल शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने पर भस्त्रा फल बना। अज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम, इस सूत्र के द्वारा भस्त्रा को ह्रस्व होकर भस्त्र फल बनता है। उक्त सूत्र को बाध कर जो पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च है, यहाँ पर भी गीस प्राप्त था। इसको गीस को रोक करके संभस्त्राजिन षणपिंडेभ्यः फलात्, इस वार्तिक से टाप प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप सवर्ण दीर्घ होकर भस्त्र फला बनने के बाद स्वादिकार्य से भस्त्र फला भस्त्र फले भस्त्र फलाह, इस प्रकार से रूप इसके चलते हैं। इसी तरह से अजिन फला सण फला पिंड फला, ये औषधि विशेष है, तो इनको समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि सदच कांड प्रांत सतैकेभ्यः पुष्पात्, अर्थात शत लुप्त नकारक अंचु धातु कांड प्रांत शब्द सत, इन शब्दों से परे जो पुष्प शब्द, उससे स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भी प्रकृति सूत्र प्रवर्तित होता है, जो पूर्व का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च, इस सूत्र से गीस प्रत्यय प्राप्त था। उसको बाध करके सदच कांड प्रांत सतैकेभ्यः पुष्पात्, इससे टाप प्रत्यय होगा। तो शत पुष्पा, अर्थात जिसके फूल अभी विद्यमान है, ऐसी जो लता है उसको शत पुष्पा कहते हैं। तो शंति पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में शत शब्द का पुष्प शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने के बाद सद पुष्प शब्द बना है। पूर्व जो पाक कर्ण पर्ण इत्यादि सूत्र के द्वारा गीस प्राप्त था, उसको बाध करके सदच कांड प्रांत सतैकेभ्यः पुष्पात्, इस वार्तिक से टाप होने पर सत पुष्पा सिद्ध होता है। प्राक पुष्पा, पहले ही पुष्प युक्त लता आदि, ऐसी लता जिसमें पूर्व में ही पुष्प इत्यादि है। तो यहाँ पर प्रापूर्वक अंचु धातु से कुन प्रत्यय करके प्राक बना है। पुनः प्रांची पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में समास इत्यादि करने के उपरांत प्राक पुष्प शब्द बना और टाप प्रत्यय करने पर प्राक पुष्पा यह पद निष्पन्न होगा। प्रत्येक पुष्पा, बाद में खिलने वाले पुष्पों से युक्त लता, जो बाद में खिलते हैं पुष्प, ऐसी लता जिसके फूल बाद में खिलते हैं, ऐसी लता विशेष को प्रत्येक पुष्पा कहते हैं। तो प्रत्यंच पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में समास करके प्रत्येक पुष्प और प्रकृत वार्तिक के द्वारा टाप, तो प्रत्येक पुष्पा। इसी प्रकार से कांड पुष्पा, कांड पुष्पा अर्थात हर शाखा में पुष्प वाली लता, हर शाखा में
पुष्प वाली लता, ऐसी लता जो हर शाखा में पुष्पों को प्रदान करती है। तो कांडे पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में समास करके कांड पुष्प शब्द बनाकर प्रकृत वार्तिक से टाप होकर कांड पुष्प सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से प्रांत पुष्पा, ये किनारे फूल वाली लता, प्रांते पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में समास करके प्रांत पुष्प शब्द बनने के बाद प्रकृत वार्तिक से टाप होकर प्रांत पुष्पा। इसी प्रकार से सत पुष्पा, 100 पुष्प वाली लता, शतम पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में शत पुष्प और टाप प्रत्यय करने के बाद सत पुष्पा। एक पुष्पा, तो एक फूल वाली लता, एकम पुष्पम यस्याह, इस विग्रह में समास करके एक पुष्प शब्द बनाकर प्रकृत वार्तिक से टाप होकर एक पुष्पा सिद्ध हो जाता है। अब शूद्रा चा महत पूर्वा जाति, यह वार्तिक है। वार्तिकार्थ यह है कि यदि शूद्र जाति वाच्य हो तो महत शब्द पूर्व में न हो। यदि शूद्र जाति वाच्य हो और महत शब्द पूर्व में न हो तो शूद्र शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर शूद्रा यह बनता है। शूद्र के द्वारा विधि पूर्वक विवाहित अपनी पत्नी में उत्पन्न कन्या शूद्रा कहलाती है। अर्थात शूद्र के द्वारा विधि पूर्वक विवाहित अपनी पत्नी में उत्पन्न कन्या शूद्रा कहलाती है। यह जाति लक्षण जातेर स्त्री विषयादयोपधात, इस सूत्र से प्राप्त गीस का अपवाद वार्तिक है। पुम योगे तु शूद्री, अब शूद्रस्य स्त्री, ये पुंयोग हुआ। तब कस्य स्त्री? शूद्रस्य, तो शूद्रः पुंस्त्व विशिष्टः, तो पुंस्त्व विशिष्टस्य योगे अत्र पुंयोगः, तो यहाँ पर पुंयोग होने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में टाप नहीं होता, अपितु जाति लक्षण उक्त गीस होकर शूद्री शब्द बनता है। इस तरह ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर शूद्रा का प्रयोग होता है और कहाँ शूद्री का। तो शूद्री का प्रयोग सर्वत्र होगा, लेकिन शूद्रा का प्रयोग वही होगा जहाँ किसी शूद्र के द्वारा विधि पूर्वक विवाहित अपनी पत्नी से उत्पन्न जो कन्या है वो शूद्रा कहलाती है। तो ऐसे लक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। अमहत पूर्वा किम, ऐसा क्यों कहा कि महत शब्द पूर्व में ना हो, तो ऐसा आपने क्यों कहा, यह प्रश्न होता है। तो बताया महाशूद्री। यह प्रकृत वार्तिक में अमहत पूर्वा का प्रयोजन यह है कि महत शब्द के पूर्व में रहने पर टाप ना होकर गीस ही हो। अगर महत शब्द पूर्व में हो तो टाप ना होकर के गीस प्रत्यय ही हो, इसलिए यहाँ पर अहमत पूर्वा कहा गया। तो महत शब्द के पूर्व में रहने पर टाप न होकर गीस ही हो, यह इसका फल है। अतः महाशूद्री प्रयोग बन जाता है। महती चासौ शूद्रा महाशूद्री। कृंचा, इसका मतलब होता है बीड़ा या बगुली। यह चकारांत कृंच धातु से ऋत्विक दध्रिक स्त्रिग दृष्ण गंच युज कृंचांचा, इस सूत्र से क्विन प्रत्यय नकार लोपाभाव निपातन होकर कृंच ही हलंत शब्द बनता है। नकार लोपाभाव निपातन अर्थात लोप इत्यादि होने के उपरांत कृंच यह पद निष्पन्न होता है। कृंच यह हलंत पद बना, हलंत शब्द बना। अब उससे स्त्रीत्व द्योत्य होने पर इस शब्द को अजादि मानकर अजाद्यता टाप से टाप प्रत्यय होकर कृंचा बनने के साथ स्वाधिकार्य किया जाता है। इसी प्रकार से उष्णिहा, ये वैदिक छंद विशेष है। उष्णिक स्नेह धातु से ऋत्विक दध्रिक के सूत्र के द्वारा क्विन प्रत्यय और उपसर्ग के तकार का लोप आदि निपातित होकर हकारांत उष्णी ही शब्द बना है। उससे स्त्रीत्व द्योत्य होने पर इस शब्द को अजादि मानकर अजाद्यता टाप से टाप प्रत्यय करके उष्णिहा बना करके स्वाधिकार्य संपादित करते हैं। तो ये उष्णिहा यह पद निष्पन्न होता है। देवविषा, ये
अंत में इसके है, इसलिए सकारांत है। उसे अजादिगणीय मान करके अजाद्यतश टाप से टाप प्रत्यय होकर देव विषा बनने के बाद स्वाधिकार किया जाता है, देव विषा यह पद निष्पन्न होता है। ज्येष्ठा कनिष्ठा कनिष्ठा मध्यमा इति पुंयोगोपी, इति पुंयोगोपी, अर्थात क्रमशः बड़ी, छोटी और मझली अर्थ में विद्यमान जो शब्द है वो पुंयोग होने पर भी टाप होता है, क्योंकि इनका अजादिगण में पाठ होने के कारण पुंयोगादाख्यायाम इस सूत्र को बांधकर प्रकृत सूत्र से टाप ही होता है। यहाँ पर ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा, कनिष्ठस्य स्त्री कनिष्ठा और मध्यमस्य स्त्री मध्यमा, ऐसा समझना चाहिए। कोकिला जातौ अपि, मादा कोयल, कोकिला माने मादा कोयल, स्त्रीत्व विशिष्टा कोकिला, तो कोकिला स्त्री अर्थ में इस शब्द के अजादिगणीय होने के कारण जातेर स्त्री विषयादयोपधात को बांधकर प्रकृत सूत्र से टाप प्रत्यय होकर कोकिला शब्द बनता है, अर्थात जाति लक्षण गीस होकर कोकिली नहीं बनता। करे मूलान्नयः, यह वार्तिक है। नई पूर्वक जो मूल शब्द है उससे टाप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो कहा अमूला, अर्थात बिना जड़ वाली लता। अविद्यमानम मूलम यस्याह, इस विग्रह में, इस अर्थ में नञ्योस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तर पदलोपश्च, इस सूत्र के द्वारा समास और विद्यमान शब्द का लोप होकर न मूल शब्द बना है। नलोपो नञ्यः से नकार का लोप होकर अमूल शब्द बना है। यहाँ पर पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च सूत्र से गीस को बांधकर मूलान्नयः इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय का विधान होने पर अमूला यह पद निष्पन्न होता है। अब ऋण्येभ्यो गीप की भी सामान्य रूप से इस सूत्र में चर्चा की गई है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रसंगवशात। तो प्रसंगवश अजंत स्त्रीलिंग में व्याख्यात जो गीप प्रत्यय करने वाला सूत्र है ऋण्येभ्यो गीप का, यहाँ स्मरण कराया जा रहा है। यह सूत्र ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान करता है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में स्त्रीत्व के लिए गीप, गीस, गीन आदि प्रत्ययों का विधान करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, किंतु यहाँ पर सामान्य सूत्र दिया गया है। सूत्र में ऋण नकार में आकार उच्चारणार्थक है और ऋत का अर्थ है ह्रस्व आकार। ऋत और न दोनों से तदंत विधि होकर ऋदंतेभ्यो नकारांतेभ्यश्च बना लिया गया। कर्तृ शब्द ऋकारांत है, दंडिन शब्द नकारांत है। ऐसे शब्दों से गीप प्रत्यय हो जाता है। स्वस्त्री आदि शब्दों को छोड़कर समस्त ऋदंत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में इसी सूत्र से गीप होता है। पकार की हलांतिम से संज्ञा और गकार की लसक को तद्धिते से संज्ञा, दोनों का तसलोपा से लोप, केवल ई बचता है। गीप में पकार अनुबंध अन्य गीस गीन प्रत्ययों को रोकने के लिए। पकार का अनुबंध गीप में इसलिए है कि गीस और गीन प्रत्यय इनका बाध हो। गकार अनुबंध सामान्य ग्रहण के लिए है। इसके न रहने पर ज्ञाप प्रातिपदिकात में गी के द्वारा केवल गीन और गीस का ही ग्रहण होता, गीप का नहीं हो पाता, इसलिए गकार अनुबंध लगाया गया है। प्रयोग बनाया कर्त्री, तो करने वाली स्त्री, तो क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर कर्तृ शब्द, स्त्रीत्व द्योत्य होने पर ऋण्येभ्यो गीप से गीप प्रत्यय, अनुबंध लोप कर्तृ ई के अड़च से यण करेंगे तो री को यण रा होगा, तो कर्तर ई बना। वर्ण सम्मेलन होकर कर्तृ शब्द बनता है। स्वादि कार्य होने पर इसके रूप नदी की तरह कर्तृ कर्त्यौ कर्त्र्यः इस प्रकार से चलते हैं। दंडिनी, दंड धारण करने वाली स्त्री, तो दंडम अस्याह अस्ति
इस अर्थ में अत इन ठिनऊ इस सूत्र के द्वारा इन्हीं प्रत्यय होकर अनुबंध लोप होता है, तो दंड इन बना। जैसे तीचा से अकार का लोप, तो दंड डकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो इन के परे होने पर अकार का लोप हो गया, मिला दिए तो दंडिन बना। और ऋण्यभ्यो गीप सूत्र से गीप अनुबंध लोप, तो दंडिनी शब्द बनता है। स्वादि कार्य करने के बाद जैसे कर्त्री कर्तृ कर्त्य बनाया, उसी प्रकार से दंडिनी दंडिन्यौ दंडिन्यः आदि रूप बनते हैं। तो मित्रों, अजाद्यतष्टाप इस सूत्र में जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चर्चा की गई है उसको आप लोगों के समक्ष उपस्थापित किया गया। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज पाठ को यही स्थगित करते हैं। पुनः सभी लोगों का आभार, साधुवाद, नमो नमः।